हेलो बच्चों, वेलकम बैक। चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये एक ऐसा चैप्टर है जो 10th ग्रेड के बच्चों को ना बहुत ही ज्यादा फैसिनेट करता है और उनको ऐसा ऐसा प्रतीत करवाता है कि हम एक नई ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को स्टडी करने जा रहे हैं, एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, इसलिए काफी फैसिनेटिंग सा भी लगता है। अब यहां पर जो ये चैप्टर है ना, बेसिकली ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है, लेकिन हम यहां पर एक गलती करते हैं, हम फॉर्मूलाज के रास्ते आगे बढ़ते हैं तो ये चैप्टर हमारे लिए मुश्किलें पैदा करना स्टार्ट कर देता है। हालांकि 10th ग्रेड में ये चैप्टर बहुत ही इजी स्तर पे पढ़ाया जाता है। जस्ट हमारे पास एक इंट्रोडक्शन है और कुछ एक फॉर्मूलाज होते हैं जो कि हम इजीली डिराइव कर लेते हैं, जबकि हम जानते हैं कि हम कोई भी चीज डिराइव नहीं करते हैं, हम लोग चीजों को डिस्कवर करते हैं। तो उस वे को साइड रख के हम लोग यहां पर एक जर्नी को एक्सप्लोर करेंगे जहां पर हम लोग ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री को पहले डिस्कवर करेंगे, और वो भी उस ज्ञान से जो ज्ञान अभी तक हम ले चुके हैं, क्योंकि जो हमें नहीं पता है उससे तो हम ऑब्जर्वेशन कर ही नहीं सकते हैं। तो जो ज्ञान हमारे पास है उस ज्ञान के जरिए एक नया ज्ञान डिस्कवर किया जाएगा फ्रॉम नेचर बाय ऑब्जर्विंग ट्रायंगल्स। तो हम ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व करेंगे, तो यहां पर ये एक जर्नी की तरह है। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री एक इजी सा पार्ट है 10th ग्रेड में, हम चाहें तो कुछ फॉर्मूलाज याद करके बड़े ही आसानी से यहां पर नंबर ला सकते हैं। लेकिन इन फ्यूचर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री एक बड़ी ब्रांच में तब्दील हो जाएगा, तब हमें जब उसको नेचर में ट्रिग्नोमेट्री के जरिए नेचर से बात करनी होगी, और जब हम उस जगह पर बात करने जाएंगे और ट्रिग्नोमेट्री का हमें नॉलेज नहीं होगी, हमें सिर्फ फॉर्मूलाज याद होंगे, तो हम वहां पर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अभी जैसे ही आप नेक्स्ट ग्रेड में जाओगे, आप यहां पर देखोगे कि प्लस माइनस, जो कि मैं आपको बता चुका हूं डायरेक्शंस होते हैं, उनकी मदद से ट्रिग्नोमेट्री इवॉल्व करेगी और आपके कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर निकल कर आएगी। आप जो 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे वो 90 डिग्री के अंदर ही रहेगी, यानी कि थीटा आपका 90 डिग्री तक होगा और जीरो से शुरू होगा। लेकिन यही ट्रिग्नोमेट्री आपकी 11th में इवॉल्व करके 90 डिग्री पे ना रहकर 180, 270 और 360 और बियॉन्ड 360 भी एक्सप्लोर करने वाले हो आप उसको, जहां पर आपको प्लस माइनस डायरेक्शंस होते हैं, इसका यूज करना पड़ेगा। इसीलिए ये सारी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ताकि आप 11th में जब भर भर के फॉर्मूलाज आ जाएंगे तो वो आपको रटना ना पड़े, आप उनके मीनिंग को एक्चुअली में समझ पाओ। फिर दूसरी चीज आएगी मैकेनिक्स के अंदर, आपको इन चीजों का यूज करना पड़ेगा। ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट प्लेन यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि आप उससे लोगों के पोजीशंस बता सकते हो। वेक्टर्स में आप फोर्स वगैरह अप्लाई करोगे तो उसकी डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन के लिए एंगल निकालना पड़ता है, और फोर्स सिर्फ 0 से 90 के बीच में थोड़ी लगता है, 180 डिग्री पे भी लगता है, इस रीजन में भी लगेगा और इस रीजन में भी लगेगा। और इसी से आगे चल के आपके पास ऐसी ऐसी चीजें आप देखोगे 11th में कि एक फोर्स यहां लग रहा है, एक फोर्स यहां लग रहा है, एक फोर्स यहां लग रहा है, तो यहां पर एंगल अल्फा है, यहां पर एंगल बीटा है, यहां पर एंगल लैम्डा है। तो मान लेते हैं ये फोर्स ए है, ये फोर्स बी है, ये फोर्स सी है, तो एफ ए अपॉन में साइन अल्फा, उसका ऑपोजिट एंगल इज इक्वल टू एफ बी अपॉन में साइन बीटा इज इक्वल टू एफ सी अपॉन में साइन लैम्डा। ऐसी ऐसी चीजें आप लोग डिस्कवर करोगे, आप लोग देखोगे इन फ्यूचर क्लासेस। तो होगा क्या, अगर हमारे पास सिर्फ फॉर्मूलाज का ज्ञान होगा तो हम मजबूरन इनको भी याद करेंगे, इनको भी रटेंगे, जबकि ये एक फॉर्मूला नहीं है, ये मैकेनिक्स की फोर्स की, न्यूटन सर ने जिन चीजों को डिस्कवर किया था उनकी ऑब्जर्वेशन से इन चीजों को डिस्कवर किया गया होगा। तो हम वहां पे डिस्कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब हम अपने आप को उस वे में अगर ट्रेन नहीं करेंगे तो फिर हम सही रास्तों को डिस्कवर नहीं करेंगे, और आगे जब क्वांटिटीज ऑफ फॉर्मूला बढ़ते जाएंगे तो इन दी एंड हम मजबूर हो जाएंगे चीजों को याद करने के लिए। और फिर हम ये सोचा करते हैं, जैसे जैसे अब आपकी क्लासें बढ़ेंगी ना, हम ये सोचा करते हैं कि यार हमें बस पास होने के लिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना है और कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, हम उन्हीं को याद करके बस एग्जाम दे लेते हैं। जिससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वक्त गुजरेगा, ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान नहीं होगा तो आप कुदरत से, नेचर से बात कैसे करोगे? अगर बात ही नहीं कर पाओगे तो नई चीजें खोज कैसे पाओगे? और अगर नई चीजें नहीं खोजोगे तो आप नई चीज क्रिएट कैसे करोगे? और अगर आपने कोई नई चीज इस दुनिया को नहीं दी तो आप कामयाब इंसान कैसे बन पाओगे? इस लंबी दौड़ में एक लंबी सोच भी रखनी होगी हमें, इसीलिए हमें हर चीजों को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। किस तरह ऑब्जर्व करना है? जितना ज्ञान हमारे पास है उसके जरिए नेचर से मैथमेटिकली कम्युनिकेट करेंगे, नेचर हमें और ज्ञान परोसेगा। अब जैसे मैंने आपको ये फॉर्मूला ही बता दिया ना 10th ग्रेड में, बस थोड़ा सा और अगर आप ये कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर जब आप एक्सप्लोर कर लोगे ट्रिग्नोमेट्री को, अगर आपने थिंकिंग हैबिट्स को डेवलप किया है, बिलीव मी, मैं यहां ऑन कैमरा बोल रहा हूं, ऑन वीडियो में बोल रहा हूं, जो कि रिकॉर्डेड पार्ट होगा, आप ये चीज खुद से डिस्कवर कर सकते हो। इसको अलग से लैमीज थ्योरम करके हमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर वीडियो लेक्चर के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद नहीं करना है कि हमने कितना सिलेबस पूरा किया है, बल्कि आपको यह सीखना है, आपको यह सीखना है कि आप सोचना सीखना कैसे सीखोगे, आप यहां पर एक्सप्लोर कैसे करोगे। इसीलिए मैं सारी वीडियोस को उसी वे में बना रहा हूं, ताकि आप आप ऑब्जर्व करो, आप उसी को अपनी हैबिट में डालो, नेचर से कम्युनिकेट करो और रिजल्ट्स को ढूंढ के निकालो। तो आपको इसी चीज को प्रैक्टिस करना है। यकीन मानो यही राइट वे ऑफ एजुकेशन है, क्योंकि रट्टा मार के आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। हम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए हम ये कह देते हैं कि हम रट्टा नहीं मार रहे हैं, लेकिन अगर हमें सही रास्ता पता ही नहीं है
तो हम उस रास्ते पे जा ही नहीं रहे हैं, और अगर हम जा ही नहीं रहे हैं तो हम ऑब्वियसली अगर किसी गलत रास्ते पे हैं तो उस गलत रास्ते में मजबूरन हमें चीजों को याद करना पड़ता है, क्योंकि हमें इन दी एंड मार्क्स लेकर आने हैं। लेकिन अगर नॉलेज होगी तो मार्क्स जरूर आएंगे, और वो रास्ता मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं हर वीडियो लेक्चर के जरिए कि ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स राइट एजुकेशन, और इसी चीज को हमें अपनी हैबिट में उतारना है। ठीक है, चलो तो अब हम लोग यहां पर मैथमेटिक्स में अपनी प्रीवियस नॉलेज के भरोसे नई चीजों को डिस्कवर करेंगे, और अभी मैं यहां से ट्रिग्नोमेट्री हटा देता हूं। ठीक है, तो यहां पर हम अभी ट्राइंगल्स पे फोकस करते हैं। ठीक है, ट्राइंगल्स के बारे में हम क्या क्या जानते हैं। ठीक है, अगर हम अपनी जर्नी को देखें तो ट्राइंगल्स क्या होते हैं ये हम जानते हैं, कितने टाइप के होते हैं ये हम जानते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं ये हम जानते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं ये हम जानते हैं, और इनके अंदर जो भी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके हैं वो सारी चीजें हमें पता है। अब मैथमेटिशियन और एक और चीज पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल से जुड़ी हुई है वो हम जानते हैं। ठीक है, तो ये वो नॉलेज है जो हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो अब हमने लास्ट जो चीज हमने स्टडी करी थी सिमिलर ट्रायंगल, हम उसी से अगर बात करना स्टार्ट करें, उसी परिस्थिति को अगर ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें, और हमने क्या किया, हमने पहले नॉन राइट एंगल ट्रायंगल्स पे ऑब्जर्व किया, कुछ अनोखा जो मिलना था वो सारी चीजें मिल चुकी हैं, बट अब हमारा मन किया राइट एंगल ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व करने का। हम इतिहास में चल रहे हैं, हम हिस्ट्री में चल रहे हैं अभी। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल्स क्या होते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल्स वो होते हैं जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो उस चीज पर हमने फोकस किया अब कि राइट एंगल ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व करते हैं। तो हम यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, जो कि मैंने फ्री हैंड बनाया है, तो आप इसको स्ट्रेट लाइन ही समझना। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमने कहा क्या क्या चीजें होती हैं, चलो फटाफट एक बार बात करते हैं। इनके 3 वर्टेक्स होंगे ए बी सी, आपका यहां पर बी एंगल जो है वो 90 डिग्री पर है। ठीक है, यहां पर आपके पास एंगल ए होगा एंड एंगल सी होगा। क्या क्या चीजें दिख रही हैं आपको? एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, जो दिखा वो हमने लिखा। ठीक है, अब बारी आती है कि हमें फर्दर इसको स्टडी करना है, तो हम इसके नामकरण कर लेते हैं। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल पे सबसे लंबी लाइन को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, जो कि आप लोगों को पता ही है। और यहां पर जो हाइपोटेन्यूज है वो 2 एंगल्स के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि एक एंगल ए और एंगल सी है। ठीक है, तो आप यहां पर कोई भी एक एंगल कंसीडर करो, तो हमने मान लो एंगल ए कंसीडर किया, तो हाइपोटेन्यूज एंगल ए के साथ है, और एंगल ए के साथ जो एक बड़ी लाइन है एक छोटी लाइन है। राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल ए एक छोटी लाइन और एक बड़ी लाइन से मिलकर बनेगा। तो यहां पर जो छोटी वाली लाइन है उसको हम लोग बोलेंगे एडजेसेंट लाइन। एडजेसेंट मतलब जो उसके जस्ट बाजू में है, तो ये हो गया एडजेसेंट लाइन, क्योंकि हमने एंगल ए को कंसीडर किया है, और उसके सामने वाली लाइन जो होगी वो बन जाएगी हमारी ऑपोजिट लाइन। ऑपोजिट लाइन, ठीक है, ऑपोजिट लाइन। अब यहीं पे बात आती है कि अगर हम एंगल सी को कंसीडर करें, ठीक है, एंगल सी को कंसीडर करें, तो एंगल सी को कंसीडर किया तो उसके साथ जुड़ी हुई लाइन ये बन जाएगी एडजेसेंट लाइन, ये बन जाएगी एडजेसेंट लाइन, और एंगल सी के सामने जो लाइन है वो बन जाएगी, वो कहलाएगी आपकी ऑपोजिट लाइन। ऑपोजिट लाइन, तो यानी कि यहां पर हमने नामकरण एंगल के पर्सपेक्टिव से कर दिया। ठीक है, यहां पर अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी हमने कोई डिस्कवरी नहीं करी, अभी हम सिर्फ नामकरण कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर इस चीज को हमने देख लिया, हमें समझ आ गया, और हम इसको इंडियंस जनरली क्या बोलते हैं, जिस एंगल को आप कंसीडर कर रहे हो उसके साथ जो एडजेसेंट लाइन है, एडजेसेंट लाइन को आप बेस बोलते हो, और ऑपोजिट लाइन को आप परपेंडिकुलर लाइन बोलते हो। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन बोलते हो। सो अगर आपने एंगल सी कंसीडर किया है तो उसके सामने वाली जो लाइन होगी ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, और उसके साथ जुड़ी हुई लाइन जो होगी वो आपका बेस बन जाएगा। तो यहां पर नामकरण हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये चीज आपको पता रहनी चाहिए, और ये नामकरण किसके पर्सपेक्टिव से लिया गया है? देखो, जब भी आप किसी चीज को बता रहे हो, अगर लाइन की एक क्वालिटी बता रहे हो, तो उस लाइन को आप कैसे डिफाइन करोगे? तो आप मतलब एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। तो हमारे पास वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस एंगल है। अगर ए एंगल लिया है तो सबसे बड़ी लाइन हाइपोटेन्यूज, और आपकी छोटी वाली लाइन आपकी बेस लाइन या फिर एडजेसेंट लाइन, और उसके सामने वाली लाइन या तो ऑपोजिट लाइन कहोगे या परपेंडिकुलर लाइन कहोगे। अगर आपने रेफरेंस एंगल सी को लिया है तो उसके साथ जुड़ी हुई बड़ी वाली लाइन हाइपोटेन्यूज, जो कि हमेशा दोनों केसेस में सेम रहने वाली है, और छोटी वाली लाइन आपकी बेस लाइन या फिर आपका एडजेसेंट लाइन कहलाएगा, और सामने वाली लाइन आपकी परपेंडिकुलर या फिर ऑपोजिट लाइन कहलाएगी। ठीक है, चलो इतिहास का ये पार्ट हम लोगों ने देख लिया। अब हम रेडी हैं फर्दर राइट एंगल ट्रायंगल्स को और ज्यादा ऑब्जर्व करने के लिए। तो अब हम राइट एंगल ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व करेंगे अपने प्रीवियस नॉलेज से। ठीक है, जो नॉलेज हमारे पास है उसकी मदद से। तो मैं कोशिश करता हूं स्ट्रेट लाइन ही बने। तो यहां पर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल, ओह लाइन टेढ़ी हो गई थोड़ी, चलो ये रहा, एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना लिया। ठीक है, और यहां पर मैं नामकरण कर देता हूं, मतलब वर्टेक्स के नेमिंग कर देता हूं ए बी सी। अब इस ट्रायंगल में जो भी कुछ ऑब्जर्व कर सकता था मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, जो कि है एंगल बी 90 डिग्री पर है, दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल सी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, क्या क्या ज्ञान मेरे पास है
तो मेरे पास कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का ज्ञान है, लेकिन उसके लिए अगर मैं दूसरा ट्रायंगल बनाऊंगा तो वो ठीक इसके ऊपर आएगा, जो कि एग्जैक्टली सेम टू सेम है। अब दो सेम चीजों में आप क्या ही कंपैरिजन करोगे, हर चीज को अगर आप देखोगे, इवन रेशियोज भी निकालोगे तो वो 1 आएगा। तो हमने कहा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को थोड़ी देर साइड करते हैं। अब उससे आगे हमने क्या सीखा है, सिमिलर ट्रायंगल सीखा है। तो हमने कहा कि यार इसका एक सिमिलर ट्रायंगल बनाते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने एक परपेंडिकुलर लाइन यहां पर भी ड्रॉप कर दी और यहां पर लिख दिया डी एंड ई। ठीक है, डी एंड ई लिख दिया। एक और सिमिलर ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग यहां पर, जिसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग यहां पर एक और सिमिलर ट्रायंगल बनाते हैं, बट इसको अभी हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए जस्ट मैंने लाइन बना लिया। ठीक है, सो अगर मैं ए डी ई ट्रायंगल को ऑब्जर्व करूं एंड ए बी सी ट्रायंगल को ऑब्जर्व करूं, तो यहां पर ए एंगल कॉमन है। अब डी ई इज पैरेलल टू बीसी बनाया है मैंने, तो एंगल ई और एंगल सी सेम होगा मेरे पास। ठीक है, जो कि मैंने सेम कर दिया, और एंगल डी और एंगल बी आपके 90 डिग्री हैं, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपके क्या हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। इट मींस कि एंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, ये दोनों ट्रायंगल्स आपके सिमिलर हैं। अब क्योंकि ये सिमिलर हैं, यहां पर इनके साइड्स के रेशियो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। इनके साइड्स के रेशियो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो ये भी पता है हमें, तो जो चीज पता है वो चीज लिखते हैं कि यार अगर मैं कहूं दो साइड्स कोई भी उठाता हूं, एक काम करता हूं एडी, ठीक है, एडी अपॉन में ए ई लेता हूं। ठीक है, एडी अपॉन में ए ई विल बी इक्वल टू, ठीक है, जो दूसरा ट्राइंगल है ए बी अपॉन में ए सी आएगा, ए बी अपॉन में ए सी के इक्वल आएगा। अब लेता हूं मैं ईडी अपॉन में ए ई विल बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, ईडी अपॉन में ए ई है तो सीबी अपॉन में ए सी होगा, सीबी अपॉन में ए सी के इक्वल होगा। ठीक है, अब अगर मैं देखूं यहां पर अगली चीज, तो क्या देखता हूं मैं, ईडी अपॉन में एडी कर लेता हूं, ईडी अपॉन में एडी कर लूं तो वो किसके इक्वल आएगा, सीबी अपॉन में ए बी के इक्वल आएगा। ठीक है, अब यहां पर ये रेशियो जो है, जो साइड्स के रेशियो हैं, अगर हम उन पे ध्यान दें तो वो कांस्टेंट आ रहे हैं। ठीक है, वो क्या आ रहे हैं, कांस्टेंट आ रहे हैं। तो दिमाग में एक ख्याल आया, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं कि यार एबीसी ट्राइंगल बड़ा है, एडीई ट्राइंगल साइज में छोटा है। ठीक है, अगर हम एबीसी ट्राइंगल को और बड़ा कर दें तो भी क्या रेशियो सेम आएगा, जवाब है यस, क्योंकि वो ट्राइंगल भी सिमिलर होगा इसके, वो ट्राइंगल भी सिमिलर होगा इसके। अब ध्यान से देखो, हम रेफरेंस के लिए एक और ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये ले लेते हैं ई एफ एफ जी। ठीक है, एफ जी ले लेते हैं। तो अब देखो ए एफ जी ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल ए एफ जी, ये भी सिमिलर हो गया, क्योंकि ये एंगल सी के बराबर, ई के बराबर, और ये एंगल आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो हमने कहा कि चलो इधर देखते हैं, क्योंकि ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है, ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के, और इस वाले ट्राइंगल दोनों के सिमिलर है, तो हम यहां पर उसी के इक्वल टू में लिखते हैं। तो ये एडी था, एडी ये है, तो यहां पर ए एफ आ जाएगा, ए एफ अपॉन में ए सी कौन सी लाइन थी, ये वाली लाइन थी, तो यहां पर आ जाएगा ए जी। ठीक है, अब अगला क्या आ जाएगा मेरे पास, ईडी है, तो यहां पर मैं लिखूंगा जी एफ अपॉन में यहां पर आएगा ए सी। ठीक है, ए जी आएगा, और यहां पर मैं तीसरा पार्ट लेता हूं, ये आ जाएगा जी एफ अपॉन में ए एफ। ठीक है, जी एफ अपॉन में ए एफ। अब देखो, ध्यान से देखो, यहां पर अगर मैं कहूं एडी क्या है, एडी है मेरे पास, मान लो मैं एंगल ए को रेफरेंस लेता हूं। ठीक है, तो मैं यहां बेस को बी से रिप्रेजेंट करूंगा, परपेंडिकुलर लाइन को पी से रिप्रेजेंट करूंगा, और हाइपोटेन्यूज को एच से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तो एडी क्या है, एडी है मेरे पास, ठीक है, एडी है पहला वाला ट्राइंगल, ये रेड कलर है दूसरा वाला ट्राइंगल, और ब्लैक कलर है तीसरा वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो ये पी, एडी क्या है मेरे पास, बी है, बेस अपॉन में ए क्या है, हाइपोटेन्यूज। ए बी को देखो, ए बी को अगर आप देखोगे तो बेस है। ठीक है, तो आप यहां पर लिख सकते हो दिस इज P1 अपॉन में H1। ए बी को देखो, ए बी ये आपका P3 अपॉन में H3, यानी कि ये वाला हाइपोटेन्यूज, और इसको देखो P2 अपॉन में H2। ठीक है, एडी P1 है, एई H1 है, P3 H3, P2 H2। और अगर आप अगली लाइन को देखोगे तो आपको यहां क्या नोटिस होगा, ईडी क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है, P अपॉन में ए क्या है, हाइपोटेन्यूज है, तो यहां पर ये देखो P1 H1, ठीक है, P3 H3, P2 H2। ठीक है, सिमिलरली परपेंडिकुलर अपॉन बेस यहां पे किया है मैंने। ठीक है, तो यहां पर आएगा P1 B1, P3 B3, P2 B2। ठीक है, नाउ इस ऑब्जर्वेशन के तथ्य पे मैं ये कह सकता हूं, ठीक है, मैं जो देख पा रहा हूं कि यार एक पर्टिकुलर एंगल पे ट्राइंगल चाहे छोटा हो, चाहे उससे बड़ा हो, चाहे उससे बड़ा हो, अगर एंगल आपका सेम है तो उस पर्टिकुलर एंगल पर परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज का रेशियो, चाहे छोटा ट्राइंगल हो, उससे बड़ा हो, हमेशा सेम आएगा। यानी कि आपको जो आता था सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट, उसके जरिए आपने ट्राइंगल से बात करी, नेचर एक रिजल्ट दिखा रहा है आपको। अब वो रिजल्ट आप क्यों देख पा रहे हो, क्योंकि आप मैथमेटिकली बात करना जानते हो। आपने मैथमेटिकली बात करी और नेचर ने मैथमेटिकली रिजल्ट दे दिया कि यार ये जो रेशियो है बी अपॉन एच का,
ठीक है, ये सब बी है, मैंने यहाँ पी लिख रखा है, माफ करना, ये बी है, ठीक है। ये जो बी अपॉन एच का रेशियो है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर एंगल पर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक पर्टिकुलर एंगल पर ये रेशियो हमेशा सेम रहेगा, चाहे ट्रायंगल कितना ही छोटा हो, चाहे कितना ही बड़ा हो, ठीक है। अब अगर आप एंगल चेंज कर दोगे, मान लो मैं एक नई लाइन बनाता हूं और ये एंगल है मेरा नया, ठीक है, तो परपेंडिकुलर की हाइट चेंज, हर जगह परपेंडिकुलर की हाइट चेंज हो गई, बेस की हाइट, बेस की जो लेंथ है वो अभी भी उतनी है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ चेंज हो गई। लेकिन अगेन अगर यहां पर भी देखूं तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये तीनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर ही तो हैं, तो ये रेशियोज की वैल्यू बेशक बदल जाएगी, लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल पर वो रेशियो, उस एंगल पर वो रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। और अगर मैं एंगल को पॉइंट बाय पॉइंट चेंज करूं तो हर एंगल पर एक डिफरेंट रेशियो निकल कर आएगा, हर एंगल पर एक डिफरेंट रेशियो निकल कर आएगा, लेकिन उस पर्टिकुलर एंगल के लिए वो रेशियो कांस्टेंट रहेगा। ट्राइंगल चाहे इतना छोटा सा बना लो, चाहे बहुत बड़ा बना लो, ठीक है। तो ये एक बड़ी मजेदार सी डिस्कवरी हुई। अब यहां पर क्या मन कर रहा है, हम यहां पर क्या डिस्कवर किया उसको देखो कि एट अ पर्टिकुलर एंगल, ठीक है, द रेशियो ऑफ साइड्स, जो ऑब्जर्व किया उसको लिखो, द रेशियो ऑफ साइड्स रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ ट्राइंगल। अब हम देखो मैथमेटिशियन की तरह अपनी डिस्कवरी को लिख रहे हैं यहां पर, तो यही हमने किया। तो इसका मतलब कि यार एंगल के साथ, एट अ पर्टिकुलर एंगल, तो यहां पर एंगल के साथ रिलेशन हमें दिख रहा है। अब इस रिलेशन को हमें एक नाम देने की जरूरत है, वरना हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो ये देखो बी अपॉन एच का एक रेशियो है जो कि एक पर्टिकुलर एंगल पर कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है, चाहे ट्राइंगल छोटा हो चाहे ट्राइंगल बड़ा हो। क्यों? क्योंकि वो ट्राइंगल सिमिलर है। अगर एंगल सेम है आपके तो ट्राइंगल सिमिलर है, तो रेशियो आपका सेम आएगा, ऑब्वियस सी बात है। यानी कि यहां पर हमने सिमिलर ट्राइंगल के ज्ञान से अपने ज्ञान में अब और वृद्धि कर रहे हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल के ज्ञान की मदद से हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एंगल पर रेशियो कांस्टेंट रहने वाला है। तो हमने बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, अब ये बेस कैसे लोगे, जिस एंगल को आप सेलेक्ट करोगे उसके हिसाब से। आप चाहो एंगल ई को सेलेक्ट करोगे तो ईडी को जस्ट यहां पे आप परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज बोल रहे हो, उसकी जगह वो कहलाएगा बेस टू हाइपोटेन्यूज, और क्या, ठीक है। तो पर्टिकुलर एंगल पर आपका साइड्स का रेशियो कांस्टेंट है, तो हमने कहा कि भाई आज से हम इसको एंगल के साथ रिलेट करेंगे, ठीक है। एंगल को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन अब इसको भी तो हम थीटा के साथ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसको भी हम थीटा के साथ नहीं, ठीक है। तो ये तीनों डिफरेंट रेशियोज हैं, एक बेस टू हाइपोटेन्यूज का रेशियो है, एक परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज का रेशियो है, एक परपेंडिकुलर टू बेस का रेशियो है। अपने जमाने की भाषा का इस्तेमाल करके उन्होंने इन चीजों को एक नाम दिया, और वो नाम क्या आया कि बेस टू हाइपोटेन्यूज को उन्होंने कहा, एक नाम देते हैं कॉस ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू, इस एंगल पे cos थीटा का मतलब है कि cos थीटा का मतलब है बेस टू हाइपोटेन्यूज का रेशियो एट दिस पर्टिकुलर एंगल, उसकी एक वैल्यू होगी, काम खत्म, ठीक है। और फिर P अपॉन H को नाम दिया साइन थीटा, P अपॉन B परपेंडिकुलर टू बेस के रेशियो को नाम दिया tan थीटा, ठीक है। अब इनका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो मैं कहता हूं यहां पर tan 30 डिग्री, ठीक है, तो इसका मतलब है कि 30 डिग्री का अगर एक ट्रायंगल बनाओगे, ठीक है, 30 डिग्री का एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, तो उस 30 डिग्री के राइट एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर की लेंथ होगी उसको बेस की लेंथ से डिवाइड करो, ठीक है, तो जो रिजल्ट आएगा वही इसकी वैल्यू होगी। अब ट्रायंगल चाहे छोटा हो चाहे आपका बड़ा ट्रायंगल हो, ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो की वैल्यू वही रहने वाली है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज है एक डाटाबेस क्रिएट करने के लिए। एक डाटाबेस बन जाएगा हमारे पास जिसमें हर एंगल पर उनके साइड्स के रेशियो का हम एक चार्ट बना लेंगे, जिससे कि अगर हम लाइफ में कोई बड़े ट्रायंगल को एनकाउंटर करते हैं तो हम क्या करेंगे, से फॉर एग्जांपल यहां पर भाई अपनी बुक में कुतुब मीनार का एग्जांपल देते हैं, मान लेते हैं ये कुतुब मीनार है, ठीक है, ये कुतुब मीनार है यहां पर, और कुतुब मीनार की हाइट अपने को नहीं पता है, लेकिन हम क्या करेंगे, यहां से चलना स्टार्ट करेंगे और चलते 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 यहां पर ऐसी जगह पर आकर रुकेंगे जहां से हम कुतुब मीनार को ऐसे एंगल पर देख रहे हो जो कि 30 डिग्री हो। हम इतनी दूर आए और हमने ये लेंथ मेजर कर ली, मान लेते हैं ये लेंथ एल के बराबर है, ठीक है, कुतुब मीनार की हाइट एच के बराबर है, और आप इस वक्त कुतुब मीनार को 30 डिग्री के एंगल पर देख रहे हो, ठीक है। तो tan 30 डिग्री, ठीक है, ये आपने छोटे ट्रायंगल से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, जो कि यहां पर मैं अभी वैल्यू लिख देता हूं, अभी तो हम वैल्यूज भी निकालेंगे, लेकिन 1/√3 है। अब क्योंकि ये बड़ा ट्रायंगल है और वो उसी ट्रायंगल के सिमिलर है, तो H अपॉन एल जो होगा मेरे पास, वो मेरे लिए क्या होगा, tan 30 डिग्री के बराबर होगा, परपेंडिकुलर टू बेस का रेशियो। L मेरे लिए नोन है, तो L मल्टीप्लाई 1/√3 इज इक्वल टू H, इस L को यहां ले गए, तो L अपॉन में √3 इज इक्वल टू H। लो भाई, हाइट ऑफ कुतुब मीनार आपने ढूंढ लिया। अब अगर आपको सच में नॉर्मली हाइट को मेजर करना होता
तो एक कुतुब मीनार के ऊपर तक जाना, ठीक है, एक इंची टेप लटकाना, ठीक है, फिर वो हवा से झूले नहीं, इतने लंबे इंची टेप आपको मिलेंगे नहीं, ठीक है, मतलब लंबा समय लगता। मेजर तो हम कर ही लेते किसी ना किसी तरह, लेकिन एक लंबा वक्त लगता। लेकिन यहां पर अब हमने ये काम 1 मिनट के अंदर करना शुरू कर दिया। तो देखा, सिमिलर ट्रायंगल से शुरुआत हुई इसकी। उस सिमिलर ट्रायंगल के जरिए, जब हम सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से जब हम नेचर से बात कर रहे थे, राइट एंगल ट्रायंगल, स्पेसिफिकली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है, क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल वैसे भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोऑर्डिनेट प्लेन जो था वो हमेशा 90 डिग्री बनाता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो वहीं से आइडिया आया कि राइट एंगल ट्रायंगल पे फोकस किया जाए। सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से बात करी, तो भाई सिमिलर ट्रायंगल तो कहता है साइड्स के रेशियो हमेशा सेम रहेंगे, तो एक पर्टिकुलर एंगल पर वो रेशियो हमेशा सेम रहने वाला है, और उन्हीं चीजों को हमने एक नाम दे दिया। अब इनका क्या मतलब हुआ? कॉस ऑफ दिस एंगल, इसका मतलब है इस एंगल पर बनने वाले राइट एंगल ट्रायंगल का बेस टू हाइपोटेन्यूज का रेशियो। साइन ऑफ दिस एंगल, ये सिर्फ नाम है जो कि ये बोल रहा है कि अगर साइन लिखा है तो इस एंगल पर जो राइट एंगल ट्रायंगल आप बनाओगे उसमें परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज का रेशियो। टैन ऑफ दिस एंगल, मतलब कि इस एंगल पर परपेंडिकुलर टू बेस का रेशियो। दैट्स ऑल, यही मतलब है इन चीजों का, ठीक है। और इसके जरिए हमें कितनी बड़ी बड़े फायदे मिल रही हैं। आगे चल के लैमीज थ्योरम जैसी बड़ी बड़ी चीजें जो कि एक्चुअली में हम लोग बस याद कर लेते हैं, लेकिन उनको भी हम एक्सप्लोर कर पाएंगे जब हमें उनका एक्चुअल मीनिंग पता होगा। अभी तक हम ऐसा सोचते थे कि यार ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या है, सिमिलर ट्रायंगल का के जरिए नेचर से जब बात करा तो उन्होंने एक नया ज्ञान दिया। अब हमने इन सिंबल्स को ही एक नाम दे दिया कि भाई ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री। अब अपने आप से एक लॉजिकल सवाल पूछो, अगर बेस टू हाइट का रेशियो कांस्टेंट है तो हाइपोटेन्यूज टू बेस का रेशियो भी कांस्टेंट होगा। परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज का अगर रेशियो कांस्टेंट है तो हाइपोटेन्यूज टू परपेंडिकुलर का रेशियो भी कांस्टेंट होगा। अगर परपेंडिकुलर टू बेस का रेशियो कांस्टेंट है तो बेस टू परपेंडिकुलर का रेशियो भी कांस्टेंट होगा। तो हमने कहा कि भाई इनके रेसिप्रोकल्स भी तो कांस्टेंट बनेंगे, तो हमने कहा कि चलो एक नाम देना स्टार्ट करते हैं। सेक थीटा इज कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, तो ये बन गया h अपॉन बी, ठीक है। कोसेक थीटा ये सिर्फ एक नाम है, कोसेक मतलब साइन का रेसिप्रोकल, तो ये बन गया h अपॉन पी, और टैन का रेसिप्रोकल इसको नाम दिया कॉट थीटा, जो बन गया b अपॉन पी। दैट्स ऑल। कितना आसान सी चीज है, ठीक है। अब अगली चीज ऑब्जर्व करो कि अगर आपके पास एंगल ए है, ठीक है, और ये वाला है एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी ये आपका क्या होगा? हमेशा 90 डिग्री होगा। एंगल बी तो 90 डिग्री है, इसलिए क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी 180 होगा और बी आपका 90 है। तो 180 माइनस 90 इज 90, तो एंगल ए प्लस एंगल सी आपके लिए क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। और इन्हीं के जब दो एंगल्स आते हैं, जो अगला टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री होता है तो इसको भी एक नाम देते हैं। इनको हमने नाम दे दिया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दैट्स ऑल। इतनी सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो ये देखो, ये है ट्रिग्नोमेट्री की जर्नी। ट्रिग्नोमेट्री एक याद करने वाली चीज नहीं है, और कोई भी चीज हम पढ़ते हैं वो याद करने वाली चीज नहीं है, उसकी डिस्कवरी को जानना जरूरी है। जब हम उसकी चीजों को डिस्कवर कर लेते हैं तो हम उसके ओरिजिन को समझते हैं, हमने खुद उसको डिस्कवर किया होता है, तो लाइफ लॉन्ग हमें वो बात याद रहती है। एक बार को मैं ये चीज भूल जाऊं कि किसका फॉर्मूला क्या है, लेकिन अगर मुझे ओरिजिन पता होगा और मैं फर्दर फ्यूचर में कोई चीज पढ़ रहा हूंगा तो मैं अपनी रिविजन को ओरिजिन से स्टार्ट कर सकता हूं, और जब मैं ओरिजिन से रिवाइज करते हुए आऊंगा तो वो वाला टॉपिक मुझे समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब मैं जानता हूं कि नेचर से किस वे में कम्युनिकेट करना है, उससे किस वे में बात करनी है। और जब बात करनी आएगी तो ऑब्वियसली मैं उस चीज को खुद से समझ जाऊंगा, और जब मैं खुद से समझ जाऊंगा तो मैं सेल्फ डिपेंडेंट बन गया। और पढ़ाई करके मुझे अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट ही तो बनाना है, ठीक है। हम पढ़ाई कर क्यों रहे हैं? हर साल डिपेंडेंट रह के एक टीचर के अंडर में पढ़ने के लिए नहीं। हमारा काम, हम टीचर्स का काम मेन क्या है? आप लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, ठीक है। अपने ऊपर डिपेंडेंट रखना हमारा काम नहीं होना चाहिए, और ये चीज आप लोगों को भी प्रैक्टिस करनी है कि आप अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ। जहां पर कभी प्रॉब्लम आए टीचर की हेल्प लो, लेकिन वहां पर भी ऑब्जर्वेशन वाले रास्ते को ही चुनो, ताकि आप उस जवाब को, अगर कोई टीचर बता भी रहा है, स्टिल आप उसको सेल्फ एक्सप्लोर कर पाओ, उसको समझ पाओ, आप थिंकर बन पाओ, आप नेचर से कम्युनिकेट कर पाओ, ठीक है। चलो, तो भाई यहां पर ट्रिग्नोमेट्री की खोज हमने कर ली। अब उसी चीज को संक्षेप में हम लिख देते हैं, क्योंकि भाई हमने खोज किया है, और वो खोज करने के बाद अब बारी है उसको लिखने की, ठीक है। अब बारी है उसको लिखने की। तो यहां पर लिखते हैं कि हमने क्या खोजा है। तो हमने खोजा है भाई कि साइन ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू उस पर्टिकुलर एंगल पर परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज का रेशियो, ठीक है। उसी का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा इज हाइपोटेन्यूज टू परपेंडिकुलर का रेशियो। कॉस थीटा वो है इस एंगल पर बेस टू हाइपोटेन्यूज का रेशियो, उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा जो कि है हाइपोटेन्यूज टू बेस का रेशियो। फिर है टैन थीटा जो कि है परपेंडिकुलर टू बेस का रेशियो, ठीक है, एट दिस पर्टिकुलर एंगल, और उसका रेसिप्रोकल है कॉट थीटा जो कि है बेस टू परपेंडिकुलर का रेशियो। अब यहां पर क्या दिख रहा है मुझे?
आगे क्या करना है मुझे क्या पता। एक मैथमेटिशियन की नजर से सोचो, हम कोई अंतर्यामी थोड़ी है। हमें यहाँ दिख रहा है पी एच बी एच पी बी, यही सब दिख रहा है, यानी कि मुझे जो दिख रहा है वो है परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, ये चीजें नजर आ रही हैं। तो अब मैथमेटिशियन के मन में आया कि पी बी एच ये और कहां देखा है हमने। हमने कहा यार पाइथागोरस में देखा है, लेकिन वहां पर क्या होता है, वहां पर स्क्वायर होता है, वहां पर स्क्वायर होता है, और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका एच स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हमने कहा कि यार देखो यहां तो पी एच पी बी ऐसे दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, दोनों साइड को अभी के लिए एक बार एच स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, यानी कि अगेन अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो हमें नहीं पता कि क्या करना है, पी एच पी बी ये सब नजर आ रहा था। और पीबीएच हमने इतिहास में अभी तक जो हमने पढ़ा है उस हिस्ट्री में अगर अपनी हिस्ट्री को खंगाले तो वो और हमने कहां देखा है, पाइथागोरस थ्योरम में उसका रिलेशन देखा है, और इसलिए हमने पाइथागोरस लिखा। अब लेकिन ये पीबीएच है तो हमने एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया ताकि एक रेशियो इसमें नजर आए। तो फिर हमने कहा कि यार ये बना पी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर इज 1। इट मीन्स नेचर हमें खुद गाइड कर रहा है कि आपको अगला काम ये करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको वो चीजें नेचर में नजर आ रही हैं, इसीलिए ऑब्जर्व, कम्युनिकेट मैथमेटिकली, कि जो नजर आया उसके जरिए जो पता है उसके जरिए कम्युनिकेट किया। अब एक चीज हमें दिखी, अब ये पी अपॉन एच का होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, तो यहां पर पी अपॉन एच का होल स्क्वायर लिखा प्लस बी अपॉन एच का होल स्क्वायर लिखा, और देखो ऑब्जर्व, कम्युनिकेट, ठीक है, और कम्युनिकेट करके जो हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं उससे हमने एक नई चीज डिस्कवर करी, और वो क्या है कि यार पी अपॉन एच तो अभी हम ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके हैं, ये तो साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां पर आ गया साइन थीटा का होल स्क्वायर, और हम यहां पर स्क्वायर ऐसे लिखते थोड़ा सा कि इसके बीच में लिख देते हैं तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा, बी अपॉन एच इज कॉस थीटा, तो प्लस में आ गया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लो भाई, ट्रिग्नोमेट्री की पहली आइडेंटिटी नेचर ने खुद हमको डिस्कवर करवाई। ऑब्जर्व, कम्युनिकेट मैथमेटिकली एंड नेचर विल गिव यू द रिजल्ट। नेचर ने आपको रिजल्ट दे दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दैट्स ऑल। ठीक है, हो गया। अब यहां पर हमने कहा कि यार जो काम हमने यहां एच स्क्वायर के साथ किया है, सेम वही काम क्या हम बी स्क्वायर के साथ कर सकते हैं, यानी कि अब हम यहां पर बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। चलो भाई, बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो यहां पर क्या हो जाएगा, पी अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर जो कि 1 हो जाएगा, पी अपॉन बी आ जाएगा, बी अपॉन बी आ जाएगा जो कि 1 हो गया, इज इक्वल टू एच अपॉन में बी का होल स्क्वायर। सो पी अपॉन बी देखो कहां पर है, अच्छा पी अपॉन बी ये रहा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू एच अपॉन बी सेक स्क्वायर थीटा। लो भाई, दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी हमने डिस्कवर कर लिया। ठीक है, अब भाई ऑब्वियसली लास्ट स्टेप बचा हुआ है, तो पॉज करके आप लोग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वो बहुत इजी सा है, 2 मिनट में बता देते हैं। अब बचा क्या, पी बचा, तो पी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। स्क्वायर से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि भाई ऊपर भी स्क्वायर है तो 1 बनाने में आसानी होगी। तो पी अपॉन में पी 1 प्लस बी अपॉन में पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन में पी का होल स्क्वायर। अब बी अपॉन पी क्या है, बी अपॉन पी है कॉट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, एच अपॉन पी इज कोसेक स्क्वायर थीटा। लो भाई, तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी हमें मिल गई। ठीक है, चलो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने डिस्कवर करी, वो भी कैसे, नेचर से कम्युनिकेट करके। ठीक है, अब फर्दर जो हमने डिस्कवर किया है उससे थोड़ी और बातें करते हैं, देखते हैं कुछ और मिल जाए। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या है ना, अब इसके बाद जो आपके 10th ग्रेड में है वो सिंप्लीफिकेशन है बस, और कुछ भी नहीं है। तो चलो कुछ और देखते हैं कि यार जो ज्ञान हमारे पास है उसके जरिए कम्युनिकेट करेंगे और कुछ नहीं। तो मेरे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब है मेरे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसमें देखूं अगर मैं ये भी देखा तो यहां पर मुझे एक चीज दिखाई दी कि मैं इसको लिख सकता हूं 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस पे मेरा फोकस इसलिए गया क्योंकि अलजेब्रा का ये ज्ञान मेरे पास है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। इसलिए अब देखो खुद ब खुद आइडिया मिल रहा है, जो पता है उसके जैसा कुछ दिखेगा तो माइंड में कोई चीज स्ट्राइक करेगी। तो यानी कि अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ठीक है, और इससे मैं एक और फॉर्मूला डिस्कवर कर लेता हूं, और वो क्या है, इसको नीचे ले आओ तो मैं यहां कह सकता हूं सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। या फिर आप इसको नीचे ले आते तो क्या होता, तो यहां पर माइनस होता और यहां पर प्लस होता। ठीक है, और यही 2 क्वेश्चन बन के हमारी एक्सरसाइज में आ जाएंगे। अब यहां पर आप कहो कि जब यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस है, अब यहां पर जब माइनस है तो यहां पर प्लस है। ठीक है, अब ये चीज ऑब्जर्व्ड रिजल्ट है, रटने वाली चीज नहीं है।
अगर आपने डिस्कवर नहीं किया है तो आपने इसको एज अ ट्रिक याद किया कि यहां प्लस तो यहां माइनस, यहां माइनस तो यहां प्लस। लेकिन अगर आपने डिस्कवर किया और अब आप ऐसा कह रहे हो कि यहां प्लस है तो यहां माइनस है, तब यह ऑब्जर्व्ड रिजल्ट कहलाएगा। यानी कि सेम चीज दो परिस्थितियां क्रिएट करती हैं, याद किया है तो रटा हुआ है, लेकिन अगर आपने खुद से डिस्कवर किया है तो वो ऑब्जर्व्ड रिजल्ट कहलाएगा और कुछ नहीं। इसी चीज को अगर अगली आइडेंटिटी में देखो जो कि है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहां पर अपने आप आ गया कि कोसेक थीटा प्लस माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ये कोसेक थीटा, और कॉट थीटा प्लस माइनस है तो यहां पे माइनस प्लस होगा। लो भाई ये भी चीज आ गई, ऑलरेडी डिस्कवर्ड। ट्रिग्नोमेट्री जो है बड़ी ही कमाल की चीज है और बड़ी ही मजेदार चीज है, ठीक है। जैसे हमने कुतुब मीनार की हाइट मेजर करी थी, ठीक है, वही एक्चुअली में देखा जाए ना तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी हमारी हो चुकी है, ठीक है। बट उसके लिए भी मैं स्टिल एक लेक्चर बनाऊंगा उसका, लेकिन ऑलरेडी हमें अब इन ऑब्जर्वेशन के जरिए हमारी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का भी आइडिया हमें पूरा का पूरा लग चुका है, ठीक है, कि क्यों हम बार बार राइट एंगल ट्रायंगल्स बना रहे हैं और उसके पीछे के रीजन को आज हम लोगों ने जान लिया है। और यही आपका ट्रिग्नोमेट्री का सारा खेल है। अब जो आपके क्वेश्चंस हैं अगर उनको भी आप ऑब्जर्व करो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर आपके क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। अब आपके पास एक चीज और आती है जो कि शायद आप लोगों के सिलेबस से कट गया है, बट पहले ये 10th ग्रेड में होता था, ठीक है, जो कि ये है कि हम इस चीज को डिस्कवर करेंगे, ठीक है, हम इसको डिस्कवर करेंगे, डायरेक्टली एज अ रिजल्ट नहीं देखेंगे, ठीक है। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया मैंने, ये एंगल बी है, ये एंगल ए है, ठीक है, और इसको एंगल बी कहता हूं। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो आप इसको ए यहां लिख लो, बी यहां लिख लो, सी यहां लिख लो, ठीक है। सी आपका 90 डिग्री पर है, ठीक है। तो अब यहां पर या फिर आप ऐसा करो, एंगल ए मत लिखो, आप इसको लिखो एंगल थीटा, तो ऑटोमेटिकली जो एंगल बी है वो क्या बन जाएगा, अगर आप उसको देखोगे तो वो बन जाएगा 90 माइनस थीटा। क्या बन जाएगा? 90 माइनस थीटा। अब बारी आती है आपके लिए कि आप निकालो साइन थीटा, आप निकालो साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होगा आपके पास? साइन थीटा को देखो कि भाई ये काम करो, इसके सामने जो लाइन है उसकी, अच्छा ये भी आप एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, मैं बता देता हूं। अगर वर्टेक्स ए है तो उसके सामने जो लाइन होती है उसकी लेंथ को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये हमने स्टैंडर्ड बनाया ताकि पूरी दुनिया इस स्टैंडर्ड को फॉलो करे, क्योंकि ट्रायंगल्स छोटी मोटी चीज नहीं है, आगे बहुत विस्तार से हम इसको फिजिक्स के अंदर यूज करने वाले हैं। तो एक स्टैंडर्ड बन गया है जिसकी जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं, तो वो ध्यान रखना। अगर आपका वर्टेक्स ए है तो उसके सामने वाली लाइन की जो लेंथ होगी वो स्मॉल ए से रिप्रेजेंट होगी। अब ये वर्टेक्स बी है, कैपिटल बी है, तो इसके सामने वाली जो लाइन है इसकी लेंथ होगी स्मॉल बी, ठीक है, इसकी लेंथ है स्मॉल बी। तो ये वर्टेक्स सी है तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ हो गई आपके लिए स्मॉल सी। अब सी सी एक जैसा लग रहा है लेकिन ये स्मॉल सी है, ठीक है। चलो, तो अब साइन थीटा को अगर मैं लिखूं तो वो क्या है? इस एंगल का परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज का रेशियो। इस एंगल पर परपेंडिकुलर क्या है? ए अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है? सी, ठीक है। कॉस थीटा को लिखता हूं मैं, कॉस थीटा क्या है? बी अपॉन सी, ठीक है, बी अपॉन सी। टैन थीटा क्या है मेरे पास? ए अपॉन बी, ठीक है। अब इनके रेसिप्रोकल्स लिख लेते हैं। कोसेक थीटा क्या है? सी अपॉन ए। सेक थीटा क्या है मेरे पास? सी अपॉन बी। और कॉट थीटा क्या है मेरे पास? बी अपॉन ए, ठीक है। सो मैंने जो भी रेशियोज थे वो सारे मैंने यहां पर लिख लिए। अब बारी आती है 90 माइनस थीटा के लिए, यही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब आपने इस एंगल को कंसीडर किया है, बेसिकली एंगल बी को कंसीडर किया है, ठीक है, जो कि एंगल में कितना है? 90 में से थीटा माइनस कर दोगे तो आपको ये एंगल मिल जाएगा। अब वो किसके बराबर है? अब 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है? ये है। बेस क्या है? ये रहा, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज क्या है? ये रहा। तो मैं यहां पर पी, बी और एच ऐसे एरो में मैंने दिखा दिया, ठीक है। सो साइन 90 माइनस थीटा इज बी अपॉन सी, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा इज ए अपॉन सी, ठीक है। टैन 90 माइनस थीटा इज बी अपॉन ए। अब इनके रेसिप्रोकल, कोसेक 90 माइनस थीटा इज सी अपॉन बी। सेक 90 माइनस थीटा इज क्या होगा? सी अपॉन ए। और कॉट 90 माइनस थीटा इज ए अपॉन बी, ठीक है। चलो, अब बारी आती है मैच द कॉलम, ठीक है। देखो, हम कोई चीज डिराइव नहीं करते हैं, परिस्थिति है, ऑब्जर्व कर लिया, इसको भी लिख लिया, रिजल्ट को, इसको भी लिख लिया। अब इस ऑब्जर्वेशन में क्या देखने को मिल रहा है? अगर देखो तो ये बी अपॉन सी है और ये भी बी अपॉन सी के बराबर है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए, ठीक है। अब देखो, ये ए अपॉन सी है, ये ए अपॉन सी है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। अब इसको देखो, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, तो ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। सी अपॉन बी, सी अपॉन बी, तो ये दोनों इक्वल हो गए। ए अपॉन बी, ए अपॉन बी, तो ये और ये देखो इक्वल आ गए। तो इसका मतलब हमने एक नई चीज को डिस्कवर कर लिया,
थ्रू ऑब्जर्वेशन। और वो रिजल्ट क्या है अब हम यहां पर लिख देते हैं, जिनको हम फॉर्मूला बोल के याद करना स्टार्ट कर देते हैं कि अच्छा साइन है तो कॉस होगा, कॉस है तो साइन होगा, सेक है तो कोसेक होगा, कोसेक होगा सेक होगा। ठीक है, फिर 11th में वो अबव 90 डिग्री पे चला जाता है, फिर प्लस माइनस याद करना स्टार्ट कर देते हैं कि अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस रहेंगे, सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेगा, थर्ड में टैन कॉट पॉजिटिव रहेगा। ये आदत छोड़ दो भाई, चीजों को बस ऑब्जर्व करो, नेचर खुद आपको रिजल्ट दे रहा है ना। और जब रिजल्ट आपके पास इतनी आसानी से आ रहा है, ठीक है, तो पेपर में आप भूलोगे थोड़ी, पेपर में करके ही आओगे, और जब करके ही आओगे तो आपके नंबर कटेंगे नहीं कटेंगे, एज सिंपल एज दैट। तो यहां पर हमने क्या देखा कि यहां पे देखा साइन 90 माइनस थीटा, फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना है तो पहले 90 माइनस थीटा को आगे लिख दो, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। ठीक है, फिर आएगा कॉट 90 माइनस थीटा इज टैन थीटा, फिर आएगा सेक 90 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा, फिर आएगा कोसेक 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा। लो भाई काम खत्म। ठीक है, ये लो, ये वो चीजें हैं जो हमने डिस्कवर कर ली। ठीक है, भूल गया, ऑब्जर्वेशन तो किया था ना, रीऑब्जर्व कर लूंगा, आ जाएगा, खाली हाथ नहीं आऊंगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो देखो चीजें आसानी से डिस्कवर करी जा सकती हैं। आप ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ इंपॉर्टेंट वैल्यूज पे फोकस करते हैं, जैसे कि हमने इनकी वैल्यूज को कैसे ढूंढा, स्पेशली 0 एंड 90 डिग्री को। ठीक है, अब यहां पर ना पर्सपेक्टिव डेवलप करना। ठीक है, आपके पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, परसेप्शन डेवलप करो, सोचना सीखो। अगर मैं इसका एंगल कम करता जाऊं, ठीक है, इसके एंगल को मैंने थोड़ा कम कर दिया, ये वाली लाइन मिटा दो, परपेंडिकुलर की लेंथ क्या हो रही है, छोटी होती जा रही है। ठीक है, इसके एंगल को और कम करता हूं, परपेंडिकुलर की लेंथ और छोटी हो गई, और कम करूंगा और छोटी हो जाएगी। यानी जैसे जैसे एंगल 0 को अप्रोच कर रहा है, परपेंडिकुलर की लेंथ भी तो 0 को अप्रोच कर रही है। यानी कि व्हाट इज 0 डिग्री ट्राइंगल, एक्चुअली में एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, परसेप्शन देखना, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जिसमें आपका एक एंगल कितना है, आपका जो ये एंगल है, जो एंगल ए आप देख रहे हो, वेयर एंगल ए इज 0 डिग्री, बी एंड सी को इंसाइड करेंगे, बी एंड सी को इंसाइड करेंगे। ठीक है, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो बी सी आपस में कोइंसाइड कर गए, एंगल ए आपका क्या आ गया, 0 डिग्री आ गया। इट मींस परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होगी, 0 होगी। तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू, और क्योंकि बीसी कोइंसाइड कर रहे हैं, हाइपोटेनस एग्जैक्टली एसी के ऊपर है, तो इस केस में पी 0 होगा और बी और एच आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। यस और नो, इक्वल हो गए। ठीक है, परसेप्शन डेवलप करो। सो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल वेयर एंगल ए इज 0 डिग्री। और पता है इस स्ट्रेट लाइन को आप ये भी बोल सकते हो, इट इज अ सर्कल ऑफ इनफाइनाइट रेडियस, ऑफ इनफाइनाइट रेडियस। अब ऐसा मैंने क्यों बोला, आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना। ठीक है, परसेप्शन। तो साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन एच, तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, 0 अपॉन में h, तो ये हो गया 0। साइन 0 की वैल्यू हमने डिस्कवर कर ली। अब कॉस 0 की कर लेते हैं, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, b अपॉन में h। अब b और h तो इक्वल हैं, तो ये हो गया b अपॉन में b, इट मींस इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, p अपॉन में b, जो कि p आपका 0 है, b आपकी वैल्यू कुछ भी हो तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब आते हैं कोसेक पे, कोसेक 0 डिग्री। ठीक है, तो वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो एनी नंबर जैसे h अपॉन p होगा, तो ये h अपॉन 0 है, एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज इनफाइनाइट, और इन्फिनिटी की वैल्यू को आप डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए बोला जाता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, फिर आते हैं सेक पे, सेक 0 डिग्री, ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 अपॉन 1 क्या हो जाएगा, h अपॉन b इज इक्वल टू h अपॉन h, या फिर b अपॉन b इज इक्वल टू अगेन 1। और फिर आ जाएगा आपके पास कॉट 0 डिग्री, जो कि आ जाएगा आपके पास b अपॉन p, जो कि अगेन आ जाएगा b अपॉन 0 विच इज इंफिनिटी, विच इज नॉट डिफाइंड। लो भाई 0 डिग्री की वैल्यू हमने ढूंढ ली। डन, अब बढ़ते हैं आपके अगले पार्ट पे। ठीक है, जो कि हम चलते हैं सीधा 90 डिग्री पर। ठीक है, पहले 90 डिग्री पे चलते हैं, तो अब अगेन परसेप्शन को डेवलप करना। ये ट्राइंगल है, चलो एंगल बढ़ा देते हैं। ठीक है, एंगल की वैल्यू बढ़ाते हैं। ठीक है, एंगल की वैल्यू बढ़ाते हैं, तो अब आप क्या देख रहे हो कि बेस जो है, ठीक है, ये छोटा एंगल था, ये उससे बड़ा एंगल है, बेस जो है, हाइपोटेनस की लेंथ मैंने उतनी ही रखी जितनी पहले थी, तो बेस की लेंथ क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। और जब आप एग्जैक्ट 90 डिग्री पे एंगल ए को आप एग्जैक्ट 90 डिग्री पर लेकर जाओगे, तो वो क्या हो जाएगा, एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो अ राइट एंगल ट्राइंगल वेयर एंगल ए इज 0, oh sorry, एंगल A is also 90 डिग्री, एंगल C is also 90 डिग्री। ठीक है, बट बेस की लेंथ क्या हो जाती है, यहां पर बेस की लेंथ आ जाएगी 0, और परपेंडिकुलर
ये देखो ये परपेंडिकुलर लाइन है ना, ये आपके हाइपोटेन्यूज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आपके क्या हो जाएंगे, सेम टू सेम हो जाएंगे। ठीक इसी तरीके से अब हम यहां पर इनकी वैल्यूज को लिख सकते हैं, यानी कि साइन 90 डिग्री इज पी अपॉन एच, पी और एच इक्वल है इसलिए ये क्या हो जाएगा 1। cos 90 डिग्री इज 0, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है 0 अपॉन में एच जो कि 0 हो गया। tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री इज p अपॉन b, अब यहां पर b क्या है 0 है, p की वैल्यू p है इनफाइनाइट यानी कि नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब बचते हैं कोसेक पे, तो कोसेक 90 डिग्री इज आपका साइन 1 अपॉन 1 क्या हो जाएगा 1, सेक 90 डिग्री 1 अपॉन 0 इज इंफिनिटी विच इज नॉट डिफाइंड, और cot 90 डिग्री इज आपका हो जाएगा b अपॉन p, b आपका 0 है, p की एक वैल्यू है यानी कि 0। लो भाई काम खत्म, 0 डिग्री 90 डिग्री इस तरह से हम लोगों ने डिस्कवर कर लिया। ठीक है, क्योंकि इन्हीं दो वैल्यूज पे हमारा असली कंसर्न रहता है कि इनकी वैल्यूज कैसे ढूंढी गई होगी, परसेप्शन डेवलप करके ढूंढी गई है, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये वैल्यूज तो आपकी बुक में है ही, कैसे ढूंढा ये हमने कर लिया। अब आपकी बारी है इस चीज को सेल्फ एक्सप्लोर करने की। अब बारी आती है कि 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री इनको कैसे ढूंढा गया होगा। तो भाई कॉन्सेप्ट पे जाओ ना, 30 डिग्री का एक ट्रायंगल बना लो और उनमें से दो साइड की मेजरमेंट्स निकाल लो। किसकी मदद से, स्केल की मदद से। ठीक है, स्केल की मदद से दो साइड्स का आपने क्या किया, वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, और तीसरा साइड पाइथागोरस से निकाल लो। ठीक है, तीसरा साइड पाइथागोरस से निकाल लो, और फिर P अपॉन एच का रेशियो साइन 30 डिग्री, मान लो ये 30 डिग्री है, तो P अपॉन एच का जो रेशियो होगा वो साइन 30 के बराबर होगा, B अपॉन एच का जो रेशियो होगा वो cos 30 के बराबर होगा, P अपॉन B का जो रेशियो होगा वो tan 30 के बराबर होगा, और उनके रेसिप्रोकल से बाकी वैल्यूज निकल गई। 45 पे ये किया जा सकता है, 60 पे यही करना है, ऐसे ही वैल्यू निकाली गई है। और क्या किया जाएगा, कोई यहाँ पे ऐसे इगड़म बगड़म करके थोड़ी निकालते हैं, मेजरमेंट के जरिए निकाला गया है। अब बात आती है कि यार हमने, अगर हम अपनी वैल्यूज पर जाएं, ठीक है, तो अगर हम 30 डिग्री का ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, तो हमें यहां पर ना एक्चुअली में हमें यहां पर जो बेस लाइन है वो रैशनल नंबर नहीं मिलता है। बेस लाइन जो है उसकी लेंथ इररेशनल आती है, यानी कि √3 के बराबर, यानी कि √3 के मल्टीपल में आ रही है, तो हम उसको स्केल से नहीं मेजर कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप ये सोचो, आउट ऑफ 3 लाइंस, ठीक है, आप 30 डिग्री का एंगल बना रहे हो और आप बेस लाइन को अगर रैशनल रखते हो तो ये वाली लाइन आपकी प्रॉपर मेजर नहीं हो पा रही है, और अगर इसको आप रैशनल रखते हो तो ये वाली लाइन आपकी मेजर नहीं हो पा रही है। तो हमने कहा सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है, कोई भी ऐसी दो साइड्स ले लो जो रैशनल हो। ठीक है, जो कि रैशनल हो, जैसे कि इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर ले ली और इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर ले ली, और ये अपने से आइडिया नहीं आया, ये चीज हमने तब करी जब हम एक्चुअल में ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहे थे पर बना नहीं पा रहे थे 30 डिग्री एंगल पर। क्योंकि होता क्या ना, कई बार बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ पी और बी की ही वैल्यूज को देख रहे होते हैं, तो वहां पर हमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि अगर इसकी लेंथ 2 है और इसकी लेंथ 1 है, तो अगर मुझे बेस निकालना हो तो वो क्या आएगा 4 - 1 का अंडर रूट यानी कि √3, तो इसकी लेंथ आपकी √3 आ रही है जो कि इररेशनल है। तो आप तीनों में से कोई भी दो साइड्स चूज कर लो जिसमें कि आपकी वैल्यूज रैशनल हो और उस एंगल पर आपका ट्रायंगल बन जाए। और जैसे ही उस एंगल पर आपका ट्रायंगल बन जाएगा, जैसे हमने यहां पर ढूंढ लिया, तो अब यहां पर मैं लिख सकता हूं sin 30 इज 1/2, cos 30 इज √3/2, tan 30 इज 1/√3। काम खत्म। अब 30 का किया तो उसी से 60 का भी निकल जाएगा। लो भाई sin 60 इज आपका हो जाएगा √3/2, cos 60 इज 1/cos 60 आ जाएगा आपके पास 1/2, और आपके पास आ जाएगा tan 60 परपेंडिकुलर √3/1। बाकी के तो इनके रेसिप्रोकल करके आप निकाल ही लोगे। 45 डिग्री पर तो ये लेंथ और ये लेंथ आपकी इक्वल होती है, तो भाई ये अगर ये इसको भी 1 ले लो, इसको भी 1 ले लो, तो ये √2 आ जाएगा। लो भाई आपके सारे एंगल्स तो निकल गए। व्हाट इज द प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने एंगल्स की वैल्यू को डिस्कवर किया था। ठीक है, और आगे चल के जब आप 11th में आओगे, दो एंगल्स के सम कैसे किए जाते हैं, उनकी ट्रिग्नोमेट्री कैसे ढूंढी जाती है, एक नॉन राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आप ट्रिग्नोमेट्री को इंटीग्रेट करोगे। जब आप 12th के बाद बीएससी इन मैथमेटिक्स अगर करते हो या इंजीनियरिंग करते हो, तो वहां पर आपको उसकी नीड पड़ेगी। तो उन चीजों में आप तभी सक्षम बन पाओगे जब आप आज ऑब्जर्व करना सीखोगे, वरना वहां पर तो फॉर्मूलाज का भंडार लग जाएगा, तो उनको याद नहीं कर पाओगे। अभी कंटेंट कम है इसलिए याद करके काम चल जाता है, लेकिन आगे नहीं चलेगा ना। और अपने बारे में सोचो, हमें कामयाब इंसान बनना है, हमें थिंकर बनना है, तो हमें आज सीखना होगा कि सीखते कैसे हैं। और सीखते कैसे हैं, ऑब्जर्व करके, मैथमेटिकली कम्युनिकेट करके। नेचर आपका दोस्त बन जाएगा, वो आपको जवाब देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, सो ट्रिग्नोमेट्री यहां पर खत्म होती है। ये एक जर्नी थी जो ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व करने से स्टार्ट हुई थी, और उसमें हमने डिस्कवर किया ट्रिग्नोमेट्री को। और अगर आपको ये जर्नी पसंद आई है तो प्लीज अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इस प्लेटफॉर्म पर
स्टेम वेदास की एप्लीकेशन पर लाकर स्टेम वेदास की कम्युनिटी का एक पार्ट बने, आप भी बने, अपने दोस्तों को भी लेकर आएं और यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारी अपकमिंग नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, और ये है अगर आपको अच्छा लगा तो, नहीं लगा तो आप मत करना ये सब। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।